नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से अमेरिका के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर चर्चा बढ़ गई है। भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध तब फोकस में आए जब भारत के प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को किंग ऑफ टैरिफ कहते हुए भारत से होने वाले आयात पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात सार्वजनिक रूप से कही। अब तो उन्होंने यह भी कह दिया है कि 2 अप्रैल से भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हाल ही में अमेरिकी संस्थागत निवेशकों ने भारत से अपनी पूंजी निकालना शुरू कर दिया है, जिससे भारत के शेयर बाजारों में भारी मंदी का दौर शुरू हो गया है। इन सब कारणों से जरूरी हो गया है कि हम भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को ठीक प्रकार से समझें। तो आज के प्रसंग में हम इसी विषय पर बात करेंगे, पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आइए जानते हैं कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध किस प्रकार के हैं और भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। विश्व में कोई भी देश अपनी जरूरत का सारा सामान नहीं बनाता। बहुत सा सामान प्रत्येक देश को अन्य देशों से आयात करना ही पड़ता है। भारत भी अनेक प्रकार की जरूरी वस्तुएं आयात करता है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच भारत का कुल आयात 532.48 बिलियन US डॉलर का था, जबकि भारत का कुल निर्यात 321.71 बिलियन US डॉलर का था। इस प्रकार इस अवधि में भारत का व्यापारिक घाटा 210.77 बिलियन US डॉलर का था। साफ ही है कि भारत का आयात निर्यात की तुलना में बहुत अधिक है। आप जानते ही हैं कि अन्य देशों से आयात करने के लिए हमें अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। ये अमेरिकी डॉलर मुख्य रूप से हमें अपने निर्यात से मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब आयात अधिक है और निर्यात कम है तो इस कमी की भरपाई कैसे होती है। तो इसका उत्तर है कि इस भरपाई के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला है, सेवा क्षेत्र का निर्यात गुड्स के निर्यात में शामिल नहीं है। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के द्वारा जो भारत को धन भेजा जाता है, वो भी हमें विदेशी मुद्रा के रूप में ही प्राप्त होता है। और तीसरा है, सीधा विदेशी निवेश या FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो मुख्य रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों जैसे हेज फंड, पेंशन फंड आदि से मिलता है। भारत के नेगेटिव ट्रेड बैलेंस को देखते हुए अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों का बहुत महत्व है। इस समय अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका के साथ हमारा कुल 119.7 बिलियन US डॉलर का व्यापार हुआ है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसके साथ हमारा 118.4 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। भारत अमेरिका को मोतियों और जवाहरात, बिजली की मशीनें, फार्मा उत्पाद आदि का निर्यात करता है और अमेरिका से ईंधन तथा तेल, नाभिकीय रिएक्टर, हवाई जहाज, मशीन और उपकरण, चिकित्सा उपकरण आदि का आयात करता है। भारत से अमेरिका के साथ व्यापार का सबसे बड़ा महत्व यह है कि जहां एक ओर चीन के साथ लगातार हमारा व्यापारिक घाटा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ हमारा व्यापारिक सरप्लस बढ़ रहा है। इसके कारण हम अपनी आवश्यकता के लिए डॉलर कमा सकते हैं। वर्ष 2024-25 के पहले 10 महीनों में ही चीन के साथ हमारा लगभग 83.52 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। वहीं अमेरिका के साथ इस वर्ष 45.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड सरप्लस था। इतना ही नहीं, पिछले वर्षों में यह सरप्लस लगातार बढ़ता रहा है। हाँ, एक बात ध्यान देने की यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक सरप्लस में कुछ कमी आई थी। ट्रंप के इस कार्यकाल में हमें जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे लगता है कि एक बार फिर हमारा ट्रेड सरप्लस कम होने जा रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा है और यह कहा है कि जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी तो भारत निगोशिएशन के लिए तैयार हो गया। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत ने कहा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश रखना चाहता है। इस बारे में आप इकोनॉमिक टाइम्स पर एक खबर देख सकते हैं। And they said we'd like to start negotiations immediately. India, which is the tariff king,
they called us and they say, we want to start negotiations immediately. When Bob Lighthizer said, what happened? You would never do this. They said, no, we want to keep your president happy. Isn't that nice? Isn't that nice? यहां ये बात साफ करना जरूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा के पहले ही भारत ने अपने बजट में ही अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम करना शुरू कर दिया था। भारत द्वारा अमेरिकी मोटरसाइकिलों और टेस्ला जैसी कारों पर कस्टम ड्यूटी कम करने के बारे में ये खबर आप एनडीटीवी पर देख सकते हैं। India has cut down custom duties as a move to push the Make in India call of the Modi government. Custom duties for many automobiles such as cars, motorcycles, smartphone parts has been cut down. Many companies of the US, they are seeing it as a bid to boost their production like Tesla, Harley Davidson. अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर तो टैरिफ बढ़ा ही दिए हैं, परंतु अभी तक भारत पर बढ़े हुए टैरिफ नहीं लगाए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह साफ कर दिया है कि 2 अप्रैल से भारत पर भी बढ़े हुए टैरिफ लगाए जाएंगे। भारत शायद अपनी ओर से टैरिफ कम करके इस आपदा में अवसर की तलाश कर रहा है। फर्स्ट पोस्ट पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के साथ ट्रंप की ट्रेड वार के कारण भारत की कंपनियों को अमेरिकी बाजारों में एंट्री का अवसर मिल सकता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम कर रही है। भारत के लिए यह अवसर है कि हम अपने उत्पाद अमेरिकी बाजारों में आसानी से बेच सकें, परंतु यह तभी संभव होगा जब अमेरिका की सरकार के साथ भारत के लिए लाभकारी व्यापारिक समझौता किया जा सके। There needs to be some give and take, and India is in a good position to extract meaningful concessions. Trump's trade war has created opportunities for India. Tariffs on Mexico, Canada, and China will create a void in the American market. India could step up and fill the gaps. जहां एक ओर भारत में मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन भी अमेरिका में ही उत्पादन करना चाहता है। इस कारण भारत और अमेरिका के बीच पूरी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना तो अभी नहीं दिखती है, परंतु भारत यह आशा करेगा कि जिस प्रकार एक लघु व्यापारिक समझौता ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने जापान के साथ किया था, कुछ वैसा ही समझौता भारत के साथ भी कर लिया जाए। इस बारे में अभी अधिक कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि बातचीत अभी शुरू हुई ही है। इतना जरूर है कि प्रारंभिक संकेत इस बात के हैं कि अमेरिका भारत के साथ कोई डील तो करना चाहता है। भारत को इस राह पर संभल कर ही चलना होगा। आइए अब सीधे विदेशी निवेश या एफडीआई से प्राप्त होने वाले धन की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि सिंगापुर और मॉरिशस के बाद भारत में सबसे अधिक एफडीआई अमेरिका से ही आता है। सिंगापुर और मॉरिशस में टैक्स बहुत कम होने के कारण यह माना जाता है कि वहां से आने वाला एफडीआई दरअसल नकली है और भारत के लोग ही कर बचाने के लिए अपना ही धन इन देशों के रास्ते राउंड ट्रिपिंग करके भारत वापस भेजते हैं। इसीलिए सही मायने में भारत में सबसे अधिक एफडीआई अमेरिका से ही आता है। वर्ष 2024 में भारत को अमेरिका से लगभग 5,000 अमेरिकी डॉलर का एफडीआई मिला है। भारत में कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट की हालत बहुत खराब चल रही है। इसके चलते स्टॉक से न केवल आमदनी कम हुई है, बल्कि अनेक स्टॉक्स पर घाटा भी हो रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स लगातार गिर रहे हैं। पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर धन बाजार से निकाल लेने के कारण बाजार में भूचाल सा आ गया। सीएनबीसी आवाज पर देखिए विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा धन निकालने का क्या कारण है। जहाँ तक एफआईआईज के बेचने की बात है वीरू, ऑब्वियसली सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि इस मार्केट में ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं क्योंकि अर्निंग्स नहीं है, अर्निंग्स नहीं आए क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। लेकिन इवन यूएस इन्वेस्टर्स को अपनी खुद की मार्केट में बिना कुछ करे 5.5-6% मिल रहे हैं, तो वो क्यों करेंसी रिस्क लें, क्यों इस तरीके का रिस्क लें। एफआईआईज डालेंगे पैसा जब मार्केट उनको रिटर्न कमा के देना शुरू करेगा। एक टाइम था जब एफआईआईज का पैसा हमारी मार्केट में आता था, 30% की कैगर थी उनकी, 30% रिटर्न मिलते थे उनको। आज 9% मिल रहे हैं। 9% के रिटर्न में कोई नहीं डालेगा आपकी मार्केट में पैसा, स्पेशली टैक्स के बाद और करेंसी डिप्रिसिएशन के बाद वो 4-5% की उसकी यील्ड रह जाती है। कोई क्यों डालेगा? तो थोड़ा सा मार्केट में पैसा वापस आएगा एफआईआईज का, लेकिन प्रोवाइडेड रिटर्न्स आने शुरू हुए यहाँ पर। दूसरी ओर एनडीटीवी प्रॉफिट की इस खबर में कहा जा रहा है कि बाजार के गिरने का प्रमुख कारण ट्रंप द्वारा प्रारंभ की गई टैरिफ वॉर ही है। Even as you're seeing a massive sell-off,
what has changed, or what is that one factor? Well, it is the Trump tariff flu that the market has caught. So let's break it down and what has happened overnight, because you've seen a lot of statements, a lot of comments, a lot of threats coming from the US president, but now they have set a date. So on the 4th of March, this is what is set to happen. 25% tariffs on Mexico, Canada to take effect from 4th March. Remember, they had put in place a pause and said they would review in a month. The review has happened. He has decided to go ahead, and that is the fear factor. An additional 10% tariff on China will also take effect from the 4th of March. So in essence, what is happening is that the calculation or the estimation that Trump is merely making empty threats and may not follow through has now come apart. What they will also do is put in place reciprocal tariffs on most countries, which will come into force from the 2nd of April. So if you're wondering what's happening from an India perspective, if there's reciprocal tariffs against everyone, India will definitely get hit as well. इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि विदेशी निवेशक लाभ कमाने के लिए ही भारत में धन लगाते हैं। हाल के समय में भारत में ग्रोथ में कमी आई है। इस कारण विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार आकर्षक नहीं लग रहे हैं। वे अपना धन उन बाजारों में लगा रहे हैं जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिल रहा है। वे भारत तभी लौटेंगे जब यहां पर ग्रोथ की आशा जागेगी। भारतीय बाजारों में रौनक तभी लौटेगी जब देश में बेरोजगारी कम होगी और आम लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पैसा आएगा। परंतु ऐसा होता जल्दी तो दिखाई नहीं देता। बहुत से लोगों को इसीलिए बाजार की इस गिरती रफ्तार में मंदी की आहट भी सुनाई दे रही है। बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा में अमेरिका के साथ ट्रेड के संबंध में कुछ आशा तो जगी है। 13 फरवरी 2025 को भारत अमेरिका संयुक्त स्टेटमेंट में कहा गया है कि नंबर 1, भारत और अमेरिका का व्यापार सन 2030 तक दुगना करके $500 बिलियन करने का प्रयास किया जाएगा। नंबर 2, भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते पर बातचीत की जाएगी। नंबर 3, अमेरिका ने भारत के द्वारा बोर्बोन मोटरसाइकिलों और मेटल पर टैरिफ कम करने का स्वागत किया है और भारत में अल्फाल्फा हे, डक मीट जैसे कृषि उत्पादों एवं चिकित्सा उपकरणों की पहुंच बेहतर करने का स्वागत भी किया है। भारत ने भी अमेरिका में भारत के आमों और अनारों की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों का स्वागत किया है। और नंबर 4, दोनों देशों के नेताओं ने भारत और अमेरिका की कंपनियों द्वारा एक दूसरे के देशों में नए प्रोजेक्ट लगाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसमें भारतीय कंपनियों द्वारा अमेरिका में $7.35 बिलियन के निवेश का उल्लेख किया गया है, जिसमें हिंडाल्को, JSW स्टील, एप्सिलॉन और जुबिलेंट जैसी कंपनियों के निवेश का उल्लेख किया गया है। यहां यह भी कहा गया है कि इस निवेश से अमेरिका में स्थानीय परिवारों को 3000 नौकरियां मिलेंगी। देशों के बीच समझौते के पीछे व्यापार के अतिरिक्त अन्य कारण भी होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा के क्षेत्र में भी संबंध हैं। प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत को F-35 हवाई जहाज बेचने के सौदे के बारे में भी बातचीत हुई है। भारतीय मूल के काफी लोग अमेरिका में महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं और उनका भी कुछ प्रभाव है। भारत कोई छोटा देश नहीं है और विश्व में उसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र है। ये बात अमेरिका भी अच्छी तरह जानता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन के साथ प्रतिद्वंदिता में अमेरिका को भारत के साथ की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब कारणों से इस बात की आशा करनी चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जल्दीबाजी में कोई ऐसा निर्णय नहीं करेंगे जिससे भारत और अमेरिका के संबंध खराब हों। दूसरी ओर हमें भी अमेरिका के प्रति दोस्ताना रवैया रखना होगा। भारत से आने वाले अवैध अप्रवासियों पर रोक लगानी ही होगी। अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स की दरें भी शायद कम करनी पड़ेंगी। भारत को यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि हम अमेरिका के अतिरिक्त अन्य देशों से भी अपने संबंध अच्छे रखें, जिससे हम उन देशों के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस दिशा में यूरोपियन कमीशन के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होने वाली बातचीत में गति आना एक अच्छी बात है। इस बारे में हिंदुस्तान टाइम्स पर एक खबर देखिए। This is why we have agreed with Prime Minister Modi to push to get it done during this year, and you can count on my full commitment. भारत कुछ हद तक अमेरिका के दबाव से इसलिए भी मुक्त है क्योंकि भारत में विदेशों से आने वाले धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के लोगों द्वारा विदेश से कमाए गए धन के रूप में आता है।
वर्ष 2022 में $111 बिलियन इस प्रकार विदेशी रेमिटेंसेस के रूप में भारत आया, जो विश्व में सबसे अधिक है और भारत की जीडीपी के 3% के बराबर है। इसमें अमेरिका से केवल 23.4% ही आया है, 18% यूएई से, 6.8% यूके से, 5.7% सिंगापुर से और 5.1% सऊदी अरब से आया है। भारत को इस दिशा में भी लगातार काम करना होगा कि विदेशों से आने वाली ये रेमिटेंसेस कम ना हो। इसके लिए भारत सरकार ने पहले ही कई उपाय किए हैं जिन्हें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बारे में फर्स्ट पोस्ट पर यह खबर देखिए। Our next story is about a world record, a record set by Indians working overseas for the kind of money they sent home. More than $100 billion. That was the volume of remittances in 2022, and this is a world first. No other country has crossed the 100 billion mark. It's a big sum. It makes up over 3% of India's GDP. इन सब बातों के अंत में हमें यह तो समझना ही होगा कि कोई भी देश अपने सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा आत्मनिर्भरता से ही कर सकता है। भारत को आत्मनिर्भर तो बनना ही होगा। क्या कारण है कि हम भारत में अच्छी मशीनें और उपकरण नहीं बना सकते, हवाई जहाज नहीं बना सकते, उच्च कोटि के पानी के जहाज और पनडुब्बियां नहीं बना सकते? क्या कारण है कि कृषि क्षेत्र की अच्छी प्रौद्योगिकी के लिए भी हम विदेशों पर निर्भर हैं? एक ओर हम छोटी छोटी चीजों को आयात करने के लिए बाध्य हैं और दूसरी ओर चीन प्रगति की छलांगे लगा रहा है। देश की प्रगति विश्व गुरु बनने के नारों से नहीं होगी, सांप्रदायिक विवादों से भी नहीं होगी। देश की प्रगति तब होगी जब हम सब मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रेस में दूसरों को पछाड़ सकेंगे। तो आइए सब मिलकर अपने आप से एक वादा करें कि हम सब अपनी ओर से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे और सारे देशवासी आपसी विवादों को त्याग कर साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस सदी का दूसरा भाग भारत का ही है। तो अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।